नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हिस्ट्री में हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने इसके पीछे वाला जो पार्ट थर्ड था उसमें छोड़ा था, उसके आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ सैयद वंश से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सैयद वंश के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सब चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम सैयद वंश की बात करें तो देखिए, जब भी बार बार एक ही चीज़ आपको बताते हैं कि जब भी वंश की बात की जाए तो वंश में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि उसका संस्थापक कौन था। ठीक है। तो अगर संस्थापक की बात करें कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खान, जो खिज्र खान था वो सैयद वंश का संस्थापक था। तो ये सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा कि जो सैयद वंश था उसका संस्थापक कौन था। और सैयद वंश का अंतिम जो मतलब सुल्तान है उसका भी नाम पूछा जाता है। तो इस तरह के मतलब जो भी वंश है ना, उसके संस्थापक और अंतिम शासक दोनों का नाम मोस्टली पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो इसमें दिया गया कि इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। ठीक है। तो जो सैयद वंश का संस्थापक जिसका नाम खिजिर खान था, उसको सुल्तान की उपाधि दिया जा रहा था तो उसने उसे धारण नहीं किया। ठीक है। और अपने आप को रैयत ए आला के उपाधि से ही खुश रखा, यानी कि उसको रैयत ए आला का जो उपाधि मिला उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। और जो ये खिज्र खां था वो किसका सेनापति था, तो जो तैमूर लंग था उसका ये सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ठीक है। तो जो भारत से लौटते समय जो तैमूर लंग था उसने क्या किया कि जो खिज्र खां था, खिज्र खां उसको उसने क्या किया कि जो मुल्तान था, ठीक है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, तो वहाँ का उसने इसे शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। वहाँ का शासक के रूप में इस किसे नियुक्त कर दिया गया, तो खिज्र खान को किसने किया, तो तैमूर लंग ने किया। खिज्र खां की अगर हम बात करें तो नियमित रूप से तैमूर के पुत्र जो शाहरुख थे उनको कर भेजा करता था। ठीक है। तो उनको कर यानी कि टैक्स दिया करता था। ठीक है। तो कर को यहाँ पे टैक्स ऐसे नोट कर लीजिए, कैसे समझ में आएगा। तो जो खिजिर खां था वो रेगुलर बेसिस पे क्या करता था, जो तैमूर का पुत्र था, ठीक है, जो तैमूर का पुत्र था तैमूर लंग का, जिसका नाम शाहरुख था, उसको टाइम टाइम से जो टैक्सेस थे, कर था, वसूल के उन्हें भेजा करता था। खिजिर खां की मृत्यु की अगर हम बात करें तो 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 20 मई 1421 ईस्वी में खिजिर खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो खिजिर खां के पुत्र जिसका नाम मुबारक खां था, उसने शाह की उपाधि धारण की। तो इसने क्या किया, जो मुबारक खां था उसने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी था उसको किसका संरक्षण प्राप्त था, तो वो किसके संरक्षण में रहता था, तो मुबारक शाह के संरक्षण में रहता था। इसकी पुस्तक जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तारीख है मुबारक शाही। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि तारीख है मुबारक शाही है किसका पुस्तक है, तो नाम याद रखिएगा कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो मुबारक शाह के संरक्षण में रहता था और उसके पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। ठीक है। और उसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है, तो जो सैयद वंश है, ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में उसको उसमें बताया गया, उसमें जानकारी दिया गया है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही किया था। ठीक है। तो जो यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद स्थित है तो उसका स्थापना भी किसने किया था, तो यही मुबारक शाह। ठीक है। जो मुबारक शाह है इसने ही इसकी स्थापना किया था। सैयद वंश का अगर अंतिम सुल्तान की बात करें कि जो अंतिम यानी कि लास्ट जो सुल्तान था, अंतिम सुल्तान, तो वो कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। जो अलाउद्दीन आलम शाह था वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। सैयद वंश का शासन की अगर हम बात करें कि कितने साल तक चला, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ से ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये लगभग 37 वर्षों तक रहा। ठीक है। तो सैयद वर्ष का जो शासन था करीब कितने वर्षों तक रहा, तो 37 वर्षों तक इसका शासन रहा। उसके बाद हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है लोधी वंश। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लोधी वंश की बात करते हैं। तो लोधी वंश कब से कब तक चला, तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला। तो आइए अब लोधी वंश के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि लोधी वंश के संस्थापक के बारे में, तो बहलोल लोधी। ठीक है। बहलोल लोधी था इसका संस्थापक था।
और वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को इसे क्या किया गया, एक उपाधि दिया गया। उपाधि कौन सा था, तो बहलोल शाह गाजी का उपाधि दिया गया और उस उपाधि के साथ वो क्या किया कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। ठीक है, तो जो दिल्ली था, ठीक है, जो दिल्ली है उस पर जो पहला अफगान राज्य की जो स्थापना था, ठीक है, स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो जो बहलोल लोदी था, लोदी वंश का संस्थापक, उसे दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है, तो जो बहलोल लोदी था उसने क्या किया कि बहलोल सिक्के का भी प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो जो उसके सरदार थे, ठीक है, तो वो अपने सरदारों को क्या बोलता था, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो याद रखिएगा कि मकसद ए अली कहकर कौन अपने सरदारों को पुकारता था, तो याद रखिएगा बहलोल लोदी। कौन था, तो बहलोल लोदी। ठीक है, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अपने सरदारों को, उनको मकसद एक अली कह के पुकारता था। और जैसे होता है ना कि आपसे अगर बड़े खड़े हैं तो आप भी खड़े हो जाते हैं, जिस मतलब ये एक तरह का आपके अंदर का संस्कार और शिष्टाचार है। तो ये भी क्या करता था, जो मतलब जो इनसे बड़े लोग थे, जो सरदार होते थे, उनके सामने ये भी खड़ा रहता था जब वो खड़ा रहते थे। आगे अगर हम देखें तो बहलोल लोदी का जो पुत्र था यानी कि उसका बेटा निजाम खां, वो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम क्या था, तो निजाम खान। ठीक है, जो निजाम खान था वो उसका पुत्र था और कब बैठा, तो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, यहाँ पे नाम जो यहाँ पे हाईलाइट किया है, थोड़ा इसको रुकिए इरेज कर देते हैं दूसरे कलर से इसको। हाँ, सुल्तान सिकंदर शाह था। ठीक है, उसी के उपाधि से इसने क्या किया, दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठा। आगे अगर देखें तो दिया गया कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया। तो जो आगरा फेमस है किस चीज़ के लिए, तो ताजमहल के लिए। ठीक है, तो इस आप ये सबको ही पता है कि आगरा में ताजमहल है, लेकिन आगरा का जो स्थापना है, जो आगरा शहर है, इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो किसने इसका स्थापना किया था, तो सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार लगा दे रहे हैं, तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद भाग जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। आप पढ़ो, देखिए ऐसे ही हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको 14-14 घंटा 20-20 घंटा का आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कोई कोई नहीं देखता है। एक साथ एक बार में आप देखोगे पूरा बोर हो जाओगे। तो एक दिन एक टारगेट सेट करो कि मुझे 30 मिनट 35 मिनट से के अंदर ही हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि वो सब कुछ याद हो जाए। ये नहीं कि एक बार में पूरा देख लिए और फिर पता चला कि उसमें से कुछ दिमाग में गया ही नहीं और सब भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी अगर आप एक बार जिस लेक्चर को ओपन करते हैं, तो एक मकसद होना चाहिए कि जब हम उसको ओपन किए तो उसको लास्ट तक देखेंगे, उसके अंदर बताया गया एक एक चीज़ को नोट करेंगे, उसको याद करेंगे, और जो एग्ज़ाम आएगा उसमें उसको सही से आंसर करके आएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आपका जो ड्रीम हो वो पूरा हो। तो आगरा शहर के बारे में पता चल गया कि इसका स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, भूमि के लिए मापन का जो प्रमाणिक पैमाना जिसे गजे सिकंदरी का प्रचलन, जिसका नाम गजे सिकंदरी था, तो इसका प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। यानी कि जो भूमि है, जमीन, तो उसको मापन के लिए, ठीक है, उसको मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना लाया गया। ठीक है, प्रमाणिक पैमाना जिसका नाम क्या था, गजे सिकंदरी। ठीक है, तो जो गजे सिकंदरी है, इसका प्रचलन किसके द्वारा लाया गया, तो सिकंदर लोदी के द्वारा लाया गया। गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। तो जो गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी कविताएं लिखता था, जो सुल्तान सिकंदर लोदी था, वो क्या करता था, गुलरुखी शीर्षक से, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। तो ये ऐसा सुल्तान था जो फारसी कविताएं भी लिखता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। उसके बाद सिकंदर लोदी जब आगरा शहर का स्थापना किया, ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया कि आगरा को अपना नया राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब इसके आदेश पर संस्कृत में एक आयुर्वेद ग्रंथ, जो आयुर्वेद ग्रंथ आयुर्वेदों के बारे में बताया जाता था, जिसमें उसका क्या किया कि फारसी में एक फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को
मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी मंदिर था उसके अंदर एक मूर्ति हुआ करता था। इसने क्या किया, उस मूर्ति को तोड़ तोड़ के टुकड़ा कर दिया, और जो भी कसाई थे, ठीक है, तो जो कसाई थे मांस जो बेचते थे, ठीक है, तो मांस को मेजर करने के लिए जैसे होता है ना कि जो भी बटखारा वगैरह होता है जिससे मापा जाता है, तो उसने क्या किया कि सबको वो बांट दिया कि इससे आप मेजरमेंट करो। मतलब एक तरह से समझ रहे हैं, जो ये मंदिर था तो मंदिर की मूर्ति का बहुत ज़्यादा अपमान करने के लिए ये ऐसा किया। ठीक है, ये करने के पीछे का रीजन समझ सकते हैं कि कितना मतलब इसका सोच कैसा था। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों में पीरों तथा संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इससे क्या किया कि जो मुसलमानों को ताजिया निकलता था वो, और मुसलमान जो स्त्रियां थी उनको पीरों तथा संतों के मजार पर जाने में से इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो जो सिकंदर लोदी था इसका मृत्यु किस वजह से हुआ, इसके गले में एक बीमारी हो गया जिसकी वजह से 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसी दिन इसका पुत्र जिसका नाम था इब्राहिम इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी यानी कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। तो जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उसी दिन इसके बेटा राजगद्दी संभाला जिसका नाम क्या था, इब्राहिम शाह। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। उसके बाद क्या हुआ कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी था उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बहुत बार डेट पूछ लिया जाता है, तो आपको डेट याद रखना है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक है, यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर से वो हार गया, इस युद्ध में वो मारा गया, और जब ये युद्ध हुआ तो उसमें वो मारा भी गया, यानी कि उसे बाबर के द्वारा मारा गया। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो जो बाबर था, ठीक है, जो बाबर, तो उसको आमंत्रण दिया गया था कि तुम आओ, ठीक है, तुम आओ भारत पर आक्रमण करो। ऐसा किसके द्वारा किया गया था, तो दो लोग थे जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक तो थे पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, ठीक है, और एक था इब्राहिम लोधी का जो चाचा था, ठीक है, जिसका नाम था आलम खान। तो आलम खान, इन दोनों ने न्योता दे के बुलाया था बाबर को, और आया तो इसके भतीजे को ही पहले टपका डाला। ठीक है, तो जो हुआ अच्छा हुआ। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो जो मोठ की मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो जो सिकंदर लोदी का जो वजीर था उसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई होगी क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को। तो चलिए इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो जो यहाँ दिया गया उसको देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले दिया गया कि केंद्रीय जो प्रशासन है, ठीक है, जो केंद्रीय प्रशासन, उसका मुखिया कौन होता था, तो जो सुल्तान होता था वो उसका मुखिया होता था। ठीक है, बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। ठीक है, तो जो भी अमीर थे वो किसके समय प्रभावहीन हो गए, तो बलबंत और अलाउद्दीन के समय अमीर लोग थे उनको क्या क्या कर दिया गया, इफेक्टलेस कर दिया गया, यानी कि प्रभावहीन कर दिया गया। अमीरों का महत्व चरम चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, चरमोत्कर्ष मतलब होता है चरम के उत्कर्ष पे था, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर था। ठीक है, लोधी वंश के शासनकाल में। ठीक है, अगर अमीरों की अगर बात करें, यानी कि जो भी अमीर थे उनका बहुत ज़्यादा महत्व किस टाइम में था, तो जो लोधी वंश था, ठीक है, लोधी वंश में अमीरों का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ। लेकिन बलबन, और अगर वही हम बलबन और अलाउद्दीन की बात करें तो उन समय में अमीरों का प्रभाव खत्म कर दिया गया था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। ठीक है, तो जो सल्तनत काल था उसमें जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो मंत्री परिषद था उसको क्या कहा गया, तो उसको मजलिस ए खलवत कहा गया। क्या कहा गया, मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक की जाती थी, और मजलिस ए खास क्या थी, एक जगह थी जहाँ पे मजलिस ए खलवत की बैठक की जाती थी। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया गया है बार ए खास। ठीक है, बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों
खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। तो जो बार एक खास था, ठीक है, जो बार एक खास, अभी आप सीधे समझ लीजिए, बार से रिलेट कर लीजिए। अभी जो बियर बार होता है तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं, ठीक है, मतलब पार्टी वार्टी करने। तो बार एक खास को इसी तरह रिलेट कर लीजिए कि जो सुल्तान था वो क्या करता था कि जो भी दरबारी होते थे, जो भी खाने होते थे, अमीर मालिक को और अन्य जो रईस लोग थे उनको वहाँ पे बुलाता था। और बार ए आज़म की अगर हम बात करें कि बार ए आज़म के बारे में, तो जो सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था, ठीक है। तो राजकीय जो कार्य था उसका जो अधिकांश भाग पूरा कौन करता था? सुल्तान। कहाँ पे? तो बार ए आज़म में। तो ये सारे सल्तनत कालीन जो मतलब शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो चलिए अब आगे मंत्री और उससे संबंधित कौन कौन सा विभाग था, ठीक है, कौन मंत्री, उसको कौन सा विभाग सौंपा गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग के बारे में, तो सबसे पहले वजीर, ठीक है, वजीर का नाम हम लोग बहुत बार इसके ऊपर लिए हुए हैं। तो वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी सुल्तान था उसका जो प्रधानमंत्री हुआ उसे वजीर कहा गया। राजस्व विभाग का प्रमुख, जो कि पूरे राजस्व विभाग का कौन था? हेड हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट है मुशरिफ ए मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक मतलब होता है महालेखाकार, यानी कि जो भी प्रांत थे, अन्य विभागों से प्राप्त जो आय था, यानी कि जो भी इनकम होता था, और जो व्यय था यानी कि जो खर्च होता था, उसका लेखा जोखा कौन रखता था? तो मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है। मुशरिफ ए मुमालिक क्या करता था? लेखा जोखा रखने का काम करता था। इन मतलब जो आया गया उसका समझ समझ लीजिए, जैसे कि अभी के डेट में जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक, या फिर अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है? यही तो करता है कि क्या आया क्या गया। तो उस टाइम उस कौन होता हुआ करता था? मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है, मुशरिफ ए मालिक उस टाइम हुआ करता था। अगर मजमूदार की बात करें, ठीक है, मजमूदार, तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, ठीक है, जो भी धन जिसे उधार दिया गया था, दिया जाता था, उसका हिसाब कौन रखता था? तो मजमूदार, मजमुआदर, ठीक है, मजमुआदर जो था वो क्या करता था? जो भी धन उधार में दिया जाता था उसका लेखा जोखा यही रखता था। अब चलिए आगे दिया गया है खजीन। क्या दिया गया है? खजीन। तो जो खजीन किसको कहता था? जो खजाना का देखभाल करता था, ठीक है, यानी कोषा जो खजाना का हेड था, कोषाध्यक्ष, ठीक है, उसे खजीन कहा जाता था। तो कोष मतलब क्या होता है? खजाना। और खजाना का जो अध्यक्ष था उसे खजीन कहा गया, कोषाध्यक्ष उसको बोला गया, ठीक है। अब चलिए आगे दिया गया है 5वें नंबर की बात करें तो दिया गया है कि आरीज ए मुमालिक। आरीज ए मुमालिक की बात करें तो दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो आरीज ए मुमालिक किसको कहा गया? तो जो सैन्य विभाग था, सैनिक विभाग, उसका जो हेड था, प्रमुख अधिकारी था, उसे क्या कहा गया? खारिज ए मुमालिक कहा गया। सद्र उस सुदूर की बात करें तो जो धर्म विभाग था और दान विभाग, उसके जो प्रमुख था उसे सद्र उस सुदूर कहा गया। काजी उल कजात की अगर हम बात करें तो सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है, जो मान लीजिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, उसी तरह सुल्तान के बाद जो मतलब न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, कि जो वो कह दिया वो होगा सुल्तान के बाद, तो उसको बोला जाता था काजी उल कजात, ठीक है। यहाँ पे कुछ विभाग दिया गया है, और विभाग के यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? कुछ विभाग दिया गया है, और बनाने वाला सुल्तान, ये कौन सा विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया? तो दिया गया कि दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने कोही कृषि विभाग, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने अर्ज यानी कि सैनिक विभाग जो था, बलबन ने बनाया। दीवाने बंदगान जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और दीवाने इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो ज़्यादातर ये चीज़ फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। कौन कौन सा? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तेहाक। और उसके ऊपर देखें तो दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग को बोला गया, बलबन ने बनाया। दीवान ए कोही कृषि विभाग जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। और दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए 8वें नंबर देखते हैं। तो दिया गया कि वरीद ए मुमालिक, ठीक है, वरीद ए मुमालिक यानी कि जो गुप्तचर विभाग होता था, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे वरीद ए मुमालिक बोला गया। वकील ए दर यानी कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का जो देखभाल करता था उसे वकील ए दर कहा गया, यानी कि जो उसका पर्सनल सर्विस हुआ करता था, जो भी सुल्तान हुआ करता था, तो उसका देखभाल करने के लिए एक आदमी रखा गया। तो वो कौन था? वकील ए दर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? वकील ए दर। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात, यानी कि जो दान विभाग था, जिसमें चीज़ें दान की जाती थी। दीवान ए बंदगान की बात करें तो दास विभाग, ठीक है। और दीवान ए इस्तिहाक की बात करें तो पेंशन विभाग, जिसमें पेंशन दिया जाता था। नेक्स्ट चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट दिया गया, तो चलिए पॉइंट को देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो
हम लोग इसको पूरा यहाँ तक कवर कर ही लेंगे, और क्योंकि लंबा जाएगा तो जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिएगा, देख लीजिएगा पूरा। तो क्योंकि आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक विजयनगर साम्राज्य है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने ऊपर थोड़ा बहुत बताया है कि इसका जो संस्थापक कौन था, तो दो भाई थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो दिया गया कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था। जो जो दिल्ली सल्तनत था वो अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। तो जो भी प्रांत में बांटा गया था उसे क्या कहा जाता था, या तो इक्ता या फिर सूबा कहा जाता था, ठीक है। यहाँ का शासन जो था नायाब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। तो यहाँ का जो शासन था वो किसके द्वारा संचालित होता था, तो उसे नायब या वली या मुक्ति कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इक्ताओं को सीको, ठीक है, यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। और जो इक्ताएं थे उनको सीको यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यानी कि जो जिला होता था सीको किसको कहा जाता था, तो अभी जो जिला होता है जिस तरह से पहले सीको हुआ करता था, और वहाँ का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था, तो एक सैनिक अधिकारी होता था। जो जो क्या होता था, एक सैनिक अधिकारी होता था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो जिस तरह से मतलब जो सिख हुआ उसको क्या किया गया, जो भी सिख हुआ करते थे उसको परगनों में विभाजित किया जाता था। जैसे जिला हुआ तो जिला को तोड़ के थाना वगैरह बनाया जा दिया, तहसील बनाया गया, तो उस तरह से परगनों में विभाजित किया गया, ठीक है। आमिल परगनों का मुख्य अधिकारी था, और जो आमिल हुआ करता था, ठीक है, आमिल आमिल वो कौन था, परगनों का मुख्य अधिकारी था। और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। और जो मुशरिफ हुआ करता था वो कौन होता था, तो जो लगान हुआ करता था उसको निश्चित करने वाला अधिकारी मुशरिफ हुआ करता था। आगे अगर देखें तो दिया गया कि एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख आमिर ए सदा नामक अधिकारी करता था, ठीक है। कि कोई अगर एक शहर हो गया या फिर 100 गांव, तो उसका जो शासन था उसका देख रेख का जिम्मे कसका था, तो एक अधिकारी था जिसका नाम था अमीर ए सदा, वही अधिकारी किया करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम यानी कि जो गांव होती थी वो पूरे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। तो जो सुल्तान था, ठीक है, तो उसका जो अस्थाई सेना था उसका क्या नाम दिया गया, तो खास खेल नाम दिया गया, ठीक है, खास खेल नाम दिया गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। और जो मंगोल सेना था, ठीक है, तो उसका जो वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाई किया गया कि जो दशमलव प्रणाली है उसका जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। तो यहाँ तो चीज़ें समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये सब इधर उधर है लेकिन ध्यान से देखिए, समझिए, जो बताया जा रहा है उस सुनिए, उस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में, ठीक है, राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया राजस्व एवं कर व्यवस्था, तो पहला दिया गया है उस्र, ठीक है। उस्र की अगर बात करें तो मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर था उसे उस्र कहा गया। खराज किसे कहा गया, तो जो गैर मुसलमान थे उनसे लिया जाने वाला जो भूमि कर था उसे खराज कहा गया। जक़ात की अगर बात करें तो मुसलमानों पर जो धार्मिक कर था, यानी कि संपत्ति का 40वां हिस्सा, यानी कि जितना संपत्ति था, मान लीजिए कि किसी के पास कोई संपत्ति है तो उसका 40वां जो हिस्सा था वो उसे देना पड़ता था धार्मिक के तौर पे, ठीक है। और जजिया की बात करें तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी कि जो गैर मुसलमान थे, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे, तो उनके ऊपर एक धार्मिक कर लगाया गया जिसका नाम था जजिया। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया गया, खम्स, नोट में खम्स दिया गया, ठीक है, खम्स दिया गया। तो चलिए खम्स के बारे में जानते हैं। तो यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया। खम्स किसे कहा गया, कि कोई जो धन जिसे लूट लिया गया हो, ठीक है, या फिर खान या भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त किया हुआ हो, ठीक है। तो वैसे संपत्ति का जो 1/5 भाग हुआ करता था, ठीक है, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, ठीक है, यानी कि 1/5 भाग, तो जितना मिला उसका एक मतलब
1/5वां भाग सुल्तान का होता था तथा शेष जो 4/5 भाग था उस पर जो भी सैनिक थे या फिर खजाने को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति था उसका अधिकार होता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, उसको छोड़कर सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। तो ये सिर्फ फिरोज शाह तुगलक किया, उसके अलावा जो भी शासक थे वो क्या किए, उल्टा किए, 4/5 हिस्सा खुद रखे और 1/5 जिसको मिला उसको दिए, ठीक है। और जो सुल्तान सिकंदर लोदी था उसने खजा जो भी मतलब गाढ़ा हुआ खजाना था उसमें उसने कोई हिस्सा नहीं लिया, जिसको मिला उसी को दे दिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो अच्छा बन गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया गया कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है कि जो मतलब सल्तनत काल था, ठीक है, जो सल्तनत काल था, तो सल्तनत काल में क्या होता था कि जो बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली एक मशीन थी, जैसे कि मशीन गन वगैरह होता है, तो उसको क्या कहा गया, तो उसको मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। और एकता प्रथा के बारे में जब भी पूछा जाएगा कि जो एकता प्रथा थी इसको समाप्त किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया था। फिर जैसे ही मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने क्या किया कि इसको दोबारा से शुरू कर दिया। क्या किया, इसको दोबारा से शुरू कर दिया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। जो घोड़ा होते हैं उनका नस्ल होता है, ठीक है, उनका नस्ल होता है। तो अच्छे नस्ल के कहाँ से घोड़े आते थे, तो वो आते थे तुर्की से, अरब से और रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हाथी होता है, तो हाथी की अगर बात करें तो मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। तो जो बंगाल है वहाँ से हाथी को मुख्यतः मंगाया जाता था। तो हाथी कहाँ से मंगाया जाता था, बंगाल से, ठीक है। हाथी कहाँ से मंगाया जाता है, तो बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून की अगर हम बात करें, ठीक है, सल्तनत कालीन कानून की अगर बात करें तो जैसे कि शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। तो जो सल्तनत कालीन कानून था वो किस पर आधारित था, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा कि जो शरीयत, कुरान और हदीस था, ठीक है, किस पे आधारित था, तो जो शरीयत था, कुरान था और हदीस था, इस पे ही ये आधारित था। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, ठीक है। जो मुस्लिम का कानून था तो उसका मेन सोर्स क्या था, तो एक तो था कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इजमा और चौथा कयास। तो यही 4 जो थे ये महत्वपूर्ण सोर्स थे, इंपॉर्टेंट सोर्स थे किसके, तो मुस्लिम कानून के, ठीक है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। और जो सुल्तान था, ठीक है, जो सुल्तान था वो क्या करता था, सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। कितना बार, तो सिर्फ 2 बार। सल्तनत काल में लगान, जो लगान था निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है, ठीक है। तो जो सल्तनत काल था उस टाइम जो लगान को निर्धारित करने का जो मिश्रित प्रणाली था, मिक्स जो सिस्टम था, उसको क्या कहा गया है, तो मुक्ताई कहा गया है। क्या कहा गया है, मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद, ठीक है, जो भूमि था उसका नाप जोख करने के बाद, भूमि का नाप जोख करने के बाद जो क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारित मसाहत कहलाता था। यानी कि जितना क्षेत्रफल था, कितना उस भूमि का एरिया था, उस हिसाब से जो कर लगाया जाता था, जो लगान लगाया जाता था, उसे मसाहत कहलाता था। क्या कहलाता था, वो मसाहत कहलाता था, ठीक है। इसकी जो शुरुआत थी किसने किया था, तो अलाउद्दीन ने किया था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जो मतलब पूरी तरह से जो केंद्र के नियंत्रण में भूमि थी रहती थी उसे खालसा भूमि, वो कौन सा भूमि कहलाता था, तो खालसा भूमि कहलाता था, ठीक है। कौन सा भूमि कहलाता था, तो खालसा भूमि कहलाता। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो खालसा भूमि किसे कहा गया, कि जो केंद्र के नियंत्रण में भूमि रहता था, तो उसने क्या किया कि जो भी भूमि ज़्यादातर किसने, अलाउद्दीन ने, जो कि दान दी गई थी उन सारे छीन के क्या किया उसने, खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। यानी कि मतलब केंद्र के नियंत्रण में उसको दे दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप से प्रसिद्ध था, ठीक है। यहाँ पे देवल नाम दिया गया, तो देवल क्या था, तो वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बाकी रह गई है, जैसे कि स्थान और प्रसिद्धि के कारण। तो कुछ ऐसे स्थान और उसका जो प्रसिद्धि होने का मतलब वो प्रसिद्ध क्यों है उसका कारण दिया गया। जैसे सुरसती, तो सुरसती किस लिए प्रसिद्ध थी, तो अच्छी किस्म के चावल के लिए, ठीक है। अच्छी किस्म के चावल यहाँ पे मिलता था। हिंदवाड़ा की अगर बात करें तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में ये प्रसिद्ध था।
सतगांव की बात करें तो रेशमी रजाइयों के लिए, जो रेशम की रजाई बनती थी उसके लिए, और आगरा जो था नील उत्पादन के लिए। तो आगरा में नील काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता था। और बनारस की बात करें तो सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए, ठीक है। तो सोना चांदी और जड़ी का काम के लिए बनारस प्रसिद्ध था। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।